15 अगस्त 1947 दुनिया के नक्शे पर दो नए मुल्क उभरे। दक्षिण एशिया के इस बर्रे सगीर, इस उपमहाद्वीप जिसे भारतीय उपमहाद्वीप आप कह सकते हैं, उसमें दो कौमी नज़रिए के आधार पर दो नए देश बने, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान दोनों का इतिहास एक साझा इतिहास है, एक साझी विरासत है और एक लंबा इतिहास है। लेकिन दोनों का सफ़र जो एक ही दिन शुरू हुआ वो इतना भिन्न क्यों रहा? दोनों ने क्या हासिल किया, क्या खोया, क्या हासिल किया, दोनों का पोटेंशियल कितना था, कितना कुछ हासिल कर सकते थे और क्या कुछ हासिल नहीं कर पाए, आखिर क्या वो वजहें थी जिनसे दोनों की यात्राएं भिन्न हुई। बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर जानने के लिए हम भारत और पाकिस्तान के महत्वपूर्ण पब्लिक इंटेलेक्चुअल से बात कर रहे हैं इस सीरीज़ में। इस सीरीज़ में आज हमारे साथ हैं परवेज़ हुद-भाई साहब। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में किसी को परवेज़ हुद-भाई के तारुफ की ज़रूरत है, फिर भी अपने कुछ दर्शकों को जिन्होंने यूट्यूब पर या अखबारों में परवेज़ हुद-भाई को देखा पढ़ा नहीं है, उनको मैं ये बता दूं कि परवेज़ हुद-भाई ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा यूरोपियन और अमेरिकन यूनिवर्सिटियों में तालिब इल्म के तरह गुजारा और उससे ज़्यादा बड़ा हिस्सा, लगभग 3/4 अपनी ज़िंदगी पाकिस्तान में फ़िज़िक्स पढ़ाते हुए गुजारी। आज हम उन्हीं से समझने की कोशिश करेंगे कि इन 75 सालों में पाकिस्तान ने क्या खोया, क्या हासिल किया, पाकिस्तान और कुछ कितना हासिल कर सकता था, लेकिन अपनी ख़ास तरह की नीतियों के कारण, अपने शासकों के ख़ास तरह की नीतियों के कारण वो हासिल नहीं कर पाया। और भारत और पाकिस्तान की यात्राएं इतनी मुख्तलिफ क्यों रहीं? अंत में हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत और पाकिस्तान के बीच, ख़ास तौर से भारतीय और पाकिस्तानी आवाम के बीच, किस तरह से हम दोस्ती कायम कर सकते हैं, किस तरह से जो ये एक युद्ध का ख़तरा हमें हमेशा हमारे सरों पर मंडराता रहता है, उससे हम मुक्ति पा सकते हैं और कैसे दोनों मिल कर के तरक्की के रास्ते पर आगे चल सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है परवेज़ साहब। आज़ाद मुल्कों के तौर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सफ़र एक साथ शुरू हुआ। दोनों के पास एक साझा इतिहास है, साझी तवारीख़ है और बहुत लंबी तवारीख़ है। लेकिन ये देख के बड़ा कई बार मुझे बहुत अजीब लगता है कि इतिहास या तवारीख़ दोनों के लिए चुनौती है। हिंदुस्तान में अभी हाल में कोशिशें हो रही हैं इतिहास को रीराइट करने की, रीइंटरप्रेट करने की, इतिहास को कई बार तो रिक्रिएट करने की। बहरहाल उन पर तो मैं हिंदुस्तानी दानिश्वरों से बात करूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान में जो हिस्ट्री को लेकर के ख़ास तरह का संकट दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड हो सकता है। मसलन हम शुरुआत इसी से करें कि पाकिस्तान का इतिहास शुरू कब होता है? क्या 15 अगस्त 1947 से, या अभी प्रोफेसर मन्नान की एक किताब आई है ए बुक ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जिसमें बड़े मज़ाहिया लहजे में कहते हैं कि पाकिस्तानी पासपोर्ट का सीरियल नंबर 1 किसके नाम जारी होगा? पाकिस्तानी पासपोर्ट का सीरियल नंबर 1 मोहम्मद बिन कासिम के नाम जारी होगा। इसका मतलब मोहम्मद बिन कासिम जब 711-12 में सिंध में एक इस्लामी हुकूमत कायम कर रहा था, तब पाकिस्तान की भी नींव रखी जा रही थी। बहरहाल मैं इसमें आपकी राय जानना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का इतिहास शुरू कब से होता है? हाँ, बड़ा मुश्किल सवाल है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि वो 712 में शुरू हुआ जब मोहम्मद बिन कासिम आया था। देखा जाए तो उस ज़माने में लोगों की अपनी अपनी पहचान नहीं होती थी। इस पूरे खित्ते में हिंदुस्तान जो था, उधर तरह तरह के लोग रहते थे। उसमें आप सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हिंदू और मुसलमान थे। आप देखेंगे हिंदुओं के अंदर भी इतने ज़्यादा कास्ट थे, इतनी छोटी टुकड़ियां थीं कि हिंदुओं की भी अपनी कोई पहचान नहीं थी, मुसलमानों की भी पहचान नहीं थी। हत्ता कि जब मुग़ल का दौर भी था तो भी ऐसे था कि लोगों को पहचाना जाता था, मुसलमानों को पहचाना जाता था कि क्या ये तुर्क हैं, क्या ये अरब हैं, क्या ये इधर के हैं। तो ये जो शनाख्त है उस वक्त मौजूद नहीं थी, लोगों की पहचान उस वक्त नहीं थी। ये धीरे धीरे बनी है।
ये बनी है जब अंग्रेज यहाँ पर आया। और हाँ, जरूर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे पहले पहचान नहीं थी, लेकिन जो दरार थी वो बढ़ी अंग्रेज के आने से। और वो इसलिए भी नहीं कि अंग्रेज ने चाहा, लेकिन जब मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर आई, पहला काम तो उनका ये था कि सेंसस किया। अब सेंसस में आपको ये लिखना पड़ता था कि क्या आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, क्या हैं। तो उस तरह से जो जो दरारें थी वो ज्यादा वाज़ेह होती चली गई। मैं समझता हूं कि 1857 एक बहुत बड़ी तारीख है इस बरे सगीर की पूरी हिस्ट्री में। वो इस तरह से कि उस वक्त तो मुसलमान और हिंदुओं ने साथ लड़ा था अंग्रेज के खिलाफ, लेकिन उसके बाद फर्क बड़ी तेजी से आता चला गया। और वो फर्क इसलिए आया कि एक तो दो, उसकी एक वजह नहीं है, दो तीन वजूहात हैं। एक तो ये कि क्योंकि ये जो बगावत हुई थी, या जिसको आप जंग आज़ादी भी कहते हैं, वो उसमें ज़्यादा तो मुसलमान थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे, लेकिन ज़्यादा तो मुसलमान थे। और जो जो मुसीबत पड़ी, जो अंग्रेज ने बदला लिया, वो ज्यादा मुसलमान के ऊपर लिया, क्योंकि अंग्रेज के ख्याल में ये था कि मुसलमान ने हुकूमत की है हिंदुस्तान के ऊपर, और ये असल जिम्मेदार है इस बगावत में। मगर दूसरी वजह जो बड़ी अहम बात बनती है वो ये कि जो मुख्तलिफ रोल्स थे हिंदू और मुस्लिम के, वो ज्यादा क्लियर हो गए इस बात से कि जो मुसलमान उस जमाने के थे, और वो अपने आप को हाकिम, रूलर्स समझते थे। और हालांकि उनमें गरीब भी बहुत थे, और जो गरीब मुस्लिम और गरीब दूसरे लोग थे, हिंदू थे, उनमें फर्क कम था। लेकिन जो अपर लेवल के, जो बालाई तबके के लोग थे, उनमें ये ख्याल था कि हम तो यहाँ शिकार करेंगे, ज़मीनों का ख्याल रखेंगे, ये जो छोटे मोटे काम हैं, हिसाब रखना, फाइनेंस के सारे काम करना, तिजारत करना, बिजनेस करना, ये हिंदुओं को करने दो। और हिंदुओं में फिर वो ज़्यादा सलाहियत पैदा हुई, वो ज़्यादा मैथमेटिक्स जानते थे, वो ज़्यादा किताबें पढ़ते थे। और जब अंग्रेज ने ये 1835 में ये मैकॉले रिफॉर्म्स का ज़माना आया, तो उस वक्त जो अक्सरियत थी हिंदुओं की, उन्होंने ये बात पसंद की कि अंग्रेज उनको मॉडर्न एजुकेशन देना चाहता है, जिसमें इंग्लिश हो, मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, और दुनिया के बारे में ज़्यादा मालूमात दी जाए, जानकारी दी जाए। लेकिन जो मुसलमानों की अक्सरियत थी वो इसके खिलाफ थी। तो ऐसे हुआ कि 1835 में 8,000 मौलवियों ने मैकॉले के खिलाफ, मैकॉले रिफॉर्म्स के खिलाफ एक अर्जी दी, और कहा कि हमें तुम्हारी तालीम नहीं चाहिए, हमारे पास जो पहले की जानकारी है, जो मालूमात है, वो काफी है। हमारे लिए एक ही किताब चाहिए, हमें एक ही किताब की जरूरत है, सो कुरान है। तो तुम हमें मजबूर ना करो, हमारे लिए मदरसा काफी है। जिसको चाहिए, अगर हिंदू को चाहिए मॉडर्न स्कूल, तो वो ले ले। अब इस के खिलाफ सर सैयद अहमद खान ने बड़ी जद्दोजहद की, और कोशिश उनकी ये थी मुसलमानों को समझाने की कि भाई जमाने के साथ साथ चलो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। किसी हद तक सर सैयद अहमद खान कामयाब हुए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। तो
जो मैं समझता हूं कि टू नेशन थियरी असल में शुरू हुई ना, वो उस वक्त हुई। और एक एक कोई एक डेट तो आप नहीं रख सकते ना। आपने कहा 712 में पाकिस्तान की तारीख शुरू हुई, मैं कहता हूं नहीं। मैं समझता हूं कि वो 1830 1857 1857 की जंग के लगभग है, क्योंकि उसके बाद जो सर सैयद ने फर्क आते हुए देखा, उस वक्त उसने ये कहा कि मुस्लिम और हिंदू दो अलग कौमें हैं। परवेज साहब, और मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं तो जो एक डिलेमा है पाकिस्तान में अपनी हिस्ट्री को लेकर के, उससे दो चार हुआ था। मैं अभी 2015 में कराची यूनिवर्सिटी के जो पाकिस्तान स्टडीज डिपार्टमेंट में वहाँ बैठा था और वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट से बातचीत कर रहा था, तो ये डिलेमा सामने आ रहा था कि पाकिस्तान की हिस्ट्री शुरू कब से होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टू नेशन थ्योरी का जन्म कहाँ हुआ। आपने बहुत खूबसूरती के साथ वो पूरा एक जो पस मंजर है उसकी तरफ हम लोगों का इशारा किया है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि अभी जो हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, क्या उसमें राजा दाहर के लिए, क्या उसमें पोरस के लिए, क्या उसमें महाराजा रंजीत सिंह के लिए क्या कोई जगह बन रही है, या उनको एकदम हिस्ट्री से निकाल दिया गया? पाकिस्तान की हिस्ट्री में मोहनजोदड़ो उसका पार्ट नहीं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता। जिस वक्त मैं स्कूल में था तो ऐसे नहीं था, लेकिन अब जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है कि पोरस को निकाल दिया गया, राजा दाहिर को निकाल दिया गया, सब कुछ निकाल दिया गया सिवाय मोहम्मद बिन कासिम के। और ये तंग नज़री है, ये एक अपने आप पर, अपनी आंख पर पट्टी बांधने के बराबर है। और ये कहना कि पाकिस्तान की तारीख जुड़ी हुई है अरब के साथ, ये हमारे लिए बहुत बहुत नुकसानदेह है। क्योंकि मैं, मेरे माँ बाप सिंधी हैं, वो इस धरती के हैं, मैं भी इस धरती का हूँ उसी हिसाब से। और हम जेनेटिकली वैसे ही हैं जैसा कि और लोग हैं इस हिंदुस्तान के। हम मैं अपने आप को अरब नहीं समझ सकता। आप भी उतने ही अरब हैं जितना कि मैं हूं। वी आर नॉट अरब्स, वी आर पीपल फ्रॉम दिस सब कॉन्टिनेंट। तो ये कहना कि हमारी तारीख जो है उस वक्त शुरू हुई, अरे उस वक्त तो हम सब एक ही थे। अब किसी की सोच बाद में बदली, चलो वो अपने तौर पे या तलवार की जोर पे सोच बदलाई गई, ये एक अलग बात है। लेकिन हमारी तारीख अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान की तारीख वही है जो जो इंडिया की है, कोई फर्क नहीं है। जो फर्क आया, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर पाकिस्तान का कोई स्टार्टिंग डेट आपको रखना है तो इसको 19वीं सदी के वस्त में आप डालें, क्योंकि उस वक्त ये दो कौमी नजरिया, टू नेशन थियरी सामने आने लगा। और ये टू नेशन थियरी के जोर से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ। चलिए, ये तो एक एकेडमिक इंटरेस्ट की चीज हो गई। आज मुख्य रूप से तो हम 15 अगस्त 1947 के बाद के हालात देखेंगे। देखिए, हिंदुस्तान ने 1.5-2 साल, आज़ादी के 1.5-2 साल बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया और 52 से इलेक्शन शुरू कर दिए। और अच्छी बुरी जैसी भी डेमोक्रेसी है, जाहिर है कि हम में से ज्यादातर लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होते। हमें लगता है कि और कुछ होना चाहिए था, खासतौर से जो सेकुलरिज्म वाला फ्रंट था। लेकिन फिर भी एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, इलेक्शंस होते रहे। इंडियन आर्मी ने पहले ही दिन 15 अगस्त 1947 को ही, वो डॉक्यूमेंटेड है, जब उन्हें प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, उनको एक चिट्ठी लिख दी कि भाई जो भी पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, उसमें जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसी की राय आखिरी मानी जाएगी। बल्कि यहां तक कह दिया है जनरल साहब को कि अगर आपको कोई इख्तलाफ हो और वापस जाना चाहें तो आप वापस जा सकते हैं।
लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। पाकिस्तान ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, 73 तक जा करके तरह तरह एक्सपेरिमेंट होते रहे, कॉन्स्टिट्यूशन बना। पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर्स जो इंडियन आर्मी के ऑफिसर्स के साथ सैंडहर्स्ट में एक साथ जिन्होंने ट्रेनिंग ली थी, एक ही ट्रेडिशन जिन्हें मिली थी, 65 की लड़ाई में तो हालत ये थी कि एक ही प्लेटून के दो लोग आपस में लड़ रहे थे, मुख्तलिफ उसमें रह करके मुल्कों की तरफ से। तो ये एक थोड़ा सा मेरे लिए गुत्थी है कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। आप 75 साल में अगर आप देखेंगे तो आधा वक्त तो फौज ने हुकूमत की, जब फौज ने हुकूमत नहीं की तो सिविलियंस जो थे वो किसी ना किसी तरह उनके ताबे रहे। तो ये क्या इसके पीछे कोई खास सोशियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल किस तरह का कारण हो सकता है, मतलब आप इसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आपने बहुत से मसले उठाए, तो उनको एक एक करके देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आ, पाकिस्तान में आइन कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जल्दी नहीं बन सका, और क्यों ये तय नहीं हो सका कि ये एक सेक्युलर मुल्क बनेगा या कि एक इस्लामी मुल्क बनेगा, शरिया स्टेट बनेगा। ये मसले तो अब भी हल नहीं हुए हैं। तो अगर आप इसकी वजह पूछना चाहें तो बेसिकली ये कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही चीज़ को सामने रखते हुए बनाया गया, और इसमें जिन्ना साहब का सबसे बड़ा किरदार था, मगर खैर वो अकेले नहीं थे, ही वॉज लीडिंग दैट एफर्ट। और उसका मकसद एक और एक ही था, ये नहीं कि अंग्रेज के खिलाफ लड़ना है, लेकिन ये कि हिंदुओं से अलहदगी चाहिए। और जो आज़ादी की बात होती है पाकिस्तान में, वो हिंदुओं से आज़ादी की बात होती है। अब चलिए, लोगों को आप इस नारे के ऊपर तो उकसा सकते हैं, आप उनको जोड़ सकते हैं, आप उनको हरकत दे सकते हैं, आप उनको खूब गुस्से में ला सकते हैं। ये सारे काम तो जिन्ना साहब बहुत अच्छी तरह से कर सके, लेकिन जिन्ना साहब ने कभी कोई ऐसा अपना विजन नहीं पेश किया कि पाकिस्तान को क्या होना चाहिए। अब देखें, पाकिस्तान बना इस मुस्लिम आइडेंटिटी के ऊपर। उसमें यह भी नहीं था कि वो सुन्नियों के लिए बनेगा या शियों के लिए बनेगा या अहमदियों के लिए बनेगा, जो कि आजकल बहुत ही मातूब लोग हैं, डरे हुए लोग हैं। उसमें सिर्फ ये था कि बस हमें हमारी आइडेंटिटी, हमारी शनाख्त मुस्लिम है। अब ये शुरू में चीज थी नहीं, जैसा कि मैं अर्ज कर रहा था, ये 19वीं सदी के वस्त तक, उसके बीच तक ये बात थी नहीं। मुस्लिम और हिंदू साथ रहते थे। हाँ, कभी कभी लड़ाइयां भी हो जाती थी। हाँ, ये बात बिल्कुल सही कि शिवाजी ने औरंगजेब को, उसकी मुगलिया सल्तनत को तोड़ा, लड़ाइयां होती थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम अमन के साथ, शांति के साथ रहते भी थे। लेकिन जब ये वक्त आया 1947 का, तो उस वक्त तो ये कम्युनल डिवाइड है जिसने पाकिस्तान को जन्म दिया। इट वाज नथिंग बट द कम्युनल डिवाइड। अब मसला यह है कि जिन्ना साहब, जो जिनको हम कायदे आजम कहते हैं, he was a very great leader, लेकिन his leadership was to further the divides। और वो जानते थे कि सिवाय इसके और कोई तरीका नहीं है जिससे पाकिस्तान बन सकता है। उनके दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं थी कि पाकिस्तान किस किस्म का स्टेट बनेगा। तो उन्होंने कभी इस पर कुछ लिखा नहीं। वो अगर उन्होंने, एक तो ये कि कोई किताब नहीं लिखी, कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, कोई पेपर नहीं लिखा कि पाकिस्तान को एक लिबरल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, जिस तरह की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बरतानिया में है, या ये कि ये कुछ और होगा। अच्छा, और क्या होगा
उन्होंने कभी लोगों से, अवाम से बात, जनता से बात करते हुए ये कहा कि यहाँ पर एक इस्लामी निज़ाम होगा, क्योंकि इस्लाम में सारे के सारे जवाबात मौजूद हैं। फिर कभी कभी, कम, लेकिन फिर भी कभी कभी वो ये भी कहते थे कि इधर फर्क नहीं पड़ता कि आप हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या क्रिश्चियन हैं, यू कैन गो टू योर टेम्पल्स, यू कैन गो टू योर मॉस, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द स्टेट। नतीजा ये कि जो उन्होंने एक खाका नहीं बनाया, एक ब्लूप्रिंट नहीं दिया पाकिस्तान को, उसकी वजह से पाकिस्तान किसी एक रास्ते पर नहीं चल सका जिस तरह इंडिया चल सका नेहरू के होते हुए। तो यहां पर मैं जवाहरलाल नेहरू को बहुत ज्यादा क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने जेल में भी लिखकर किताबें लिखी और इंडिया को एक रास्ता दिया कि इट मस्ट बी ए कंट्री विद साइंटिफिक टेम्पर। बड़ी खूबसूरत बात उन जवाहरलाल नेहरू ने की कि साइंटिफिक टेम्पर, मॉडर्निटी, जदीदियत, ये वो चीजें हैं जो इंडिया को आगे ले जाएंगी। और इसमें अपने आसपास उन्होंने जिन लोगों को जमा किया, खुसूसन मौलाना अबुल कलाम आजाद, तो वो लोग भी इसी सोच के कायल थे। अब जिन्ना साहब के आसपास जो मुस्लिम लीग के बड़े दूसरे लोग थे, वो जमींदार थे, कुछ उनमें से बंबई के कैपिटलिस्ट भी थे, लेकिन ज्यादातर ये बड़े पंजाबी और सिंधी वडेरे और जमींदार थे। और हालांकि हाँ, कुछ उनमें से गए थे बाहर, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज भी गए होंगे, लेकिन वापस आए और वही फ्यूडल सोच रखते थे। तो जब जिन्ना साहब बीमार हो गए और फिर कोई 1.5 साल के बाद, पाकिस्तान के 1.5 साल के बाद वो फौत हो गए, तो उसके बाद फिर छीना झपटी शुरू हो गई। और हम ये देखते हैं कि मुस्लिम लीग तो उसके कोई 1-1.5 साल के अंदर वो तितर बितर हो गई, खत्म हो गई। उसके बाद छीना झपटी हर तरफ शुरू हो गई। और यही वजह है कि 1958 में अयूब खान ने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया। हाँ, उस वक्त आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो इंडियन आर्मी थी और पाकिस्तान आर्मी थी, वो तो दोस्त थे। वो देहरादून में जाकर पढ़ा करते थे, वो शिमला जाते थे वेकेशंस के लिए वहाँ पर। और जब वो एक दूसरे के कैद में भी होते थे, जेलों में भी होते थे, तो वो एक दूसरे को पहचानते थे और बहुत प्यार से एक दूसरे को रखते थे। हाँ जी, तो चलिए, ये तो थोड़ी बहुत गुत्थी सुलझ रही है। अब आते हैं हम 75 सालों में हमने क्या खोया क्या पाया। आप खुद एजुकेशनिस्ट रहे। हिंदुस्तान की जो तरक्की थी या हिंदुस्तान जो तरक्की नहीं कर पाया, उसके बारे में तो मैं हिंदुस्तानी पब्लिक इंटेलेक्चुअल से बात करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अलग अलग शोबों में, जैसे एजुकेशन एक बड़ा इंपॉर्टेंट शोबा है, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट था, इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट था, हेल्थ था, बहुत सारे सेक्टर्स थे। इनमें आपको क्या लगता है पाकिस्तान ने इन 75 सालों में बहुत कुछ मेजर अचीवमेंट्स किए, या जितना पोटेंशियल था पाकिस्तान का वो हासिल नहीं कर पाया? आप चाहे तो एजुकेशन से शुरू कर सकते हैं। हाँ, बहुत इस पर लंबी बात हो सकती है, लेकिन मुख्तसर ये कि वो पाकिस्तान जो था 1950s में, वो धीरे धीरे बदलता गया। और जब जो शुरू के दिन थे पाकिस्तान के, वो अगर आप सोसाइटी के एतबार से देखें तो वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं था इंडिया के मुकाबले में। तो अगर मैं कराची की बात करूं तो एक बड़ा खुला माहौल होता था। लड़कियां साइकिल चलाती थी, स्कर्ट्स पहनती थी। मेरे क्लास में वहाँ स्कूल में हिंदू बच्चे भी होते थे, क्रिश्चियन बहुत सारे थे, पारसी और एक आध जू भी होता था। अब ये सब बदल गया है। जो पाकिस्तान के अंदर एक तंग नजरी आ गई, वो
यकायक तो नहीं आई, लेकिन मैं समझता हूँ कि भुट्टो के ज़माने में, यानी कि 1970s में ये आने लगी। एक तो ये कि भुट्टो ने अहमदियों को 1974 में इस्लाम से बाहर निकलवा दिया। फिर वो उसके ऊपर क्योंकि राइट विंग का प्रेशर था, इस्लामिस्ट फोर्सेस का प्रेशर था, तो उसने फिर और उनको कंसेशंस दी। खूब ये ऐसा शख्स था जो खूब पीता था, पिलाता था, विस्की का बड़ा शौकीन था और मशहूर था कि उसने अपनी पब्लिक की तकरीरों में कहा कि मैं हाँ शराब ज़रूर पीता हूँ लेकिन लोगों का खून नहीं पीता। तो वो उस तरह का पॉपुलिस्ट था, लेकिन वो प्रेशर पर हटते हटते आखिर उसने पाकिस्तान को मुल्लाओं के हाथ कर दिया। अब जब ज़ियाउल हक का ज़माना आया तो एक और बड़ी तेज़ी से तब्दीली आई, तो होते होते पाकिस्तान सोशली बड़ा रिग्रेस कर गया है। और मुझे इस बात का बड़ा दुख है क्योंकि मैं समझता हूँ कि शुरू का जो पाकिस्तान था वो अच्छा था। उसमें तरह तरह, ठीक है, पार्टीशन हो गया था, तुम अलग हम अलग, वो सब कुछ हो गया था, लेकिन एक उस जमाने में वो दुश्मनी नहीं थी जो आज पाई जाती है। पाकिस्तान में जो उस जमाने में हिंदू थे वो कंफर्टेबल थे, आज के मुकाबले में बहुत ज्यादा कंफर्टेबल थे। अब मुझे जो इंडिया जाने से दुख हुआ पिछली दफा, और जो मैं अपने दोस्तों से वहां सुनता हूं और अखबारों में सुनता हूं कि जनाब आप भी हमारी तरह कुछ कुछ चल पड़े हैं कि उधर जो माइनॉरिटीज हैं वो अपने आप को महफूज नहीं समझती हैं और कि ऐसे खौफनाक उधर वाक़यात होते हैं जिनसे दिल दहल जाता है। चलिए, आप अब भी उस हद तक नहीं पहुंचे जहां तक हम पहुंचे हैं, लेकिन अगर आप इसी स्पीड पे चलते रहे ना तो फिर हम दोनों में फर्क नहीं रहेगा। जो दूसरी बातें आपने की, हाँ मैं मानता हूं कि इंडिया ने बहुत बेहतर किया पाकिस्तान से तालीम के शोबे में, एजुकेशन में और साइंस और टेक्नोलॉजी में। पाकिस्तान ठीक कर सकता था, मच बेटर देन इट हैज डन अप टू दिस पॉइंट, लेकिन इसमें जो खराबी आ गई, ये खराबी ज़ियाउल हक के ज़माने में ज़्यादा आई और इतनी तेज़ी से आई कि अब हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो सोचने समझने वाले बच्चे तो पैदा नहीं करता, और फिर इनको आप कैसे साइंटिस्ट और इंजीनियर बना सकेंगे? इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो इंडिया के जो, अच्छा, इंडिया के मैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जगह जगह गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे कलिंगा प्राइज मिला था 2005 में, तो मैं इंडिया के 7 शहरों में गया। मेरे ऊपर सिर्फ ये शर्त लगाई गई थी कि मैं 3 लेक्चर्स दूं। मैंने कहा कि नहीं, मैं हर रोज 3 लेक्चर देना चाहता हूं फॉर 4 वीक्स मैक्सिमम, जो उस प्राइस का था। तो फिर इस तरह से मैं दिल्ली के जो बिल्कुल फटीचर 3rd क्लास स्कूल है वहां भी गया, मैं IITs गया, मैं टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च में गया और वहाँ मैंने फिजिक्स पर लेक्चर दिए, मैं उड़ीसा गया, उधर जो तरह तरह के स्कूल हैं उधर जाके मैंने देखा दाखा सब कुछ, और जब मैं वापस आया मैं बड़ा खुश था और मैंने कहा कि देखें, इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है और पाकिस्तान को भी हमें इसी तरह से इसी लाइन के ऊपर लगाना चाहिए कि उधर देखें कितनी अच्छी तरह से, ऑन द एवरेज, ये नहीं कि हर जगह, कितनी अच्छी तरह से साइंस पढ़ाई जा रही है, कैसे बच्चे शौक से पढ़ते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम इंडिया देन इन 2005।
अब मुझे पता नहीं अगर मैं दोबारा वहां जाऊं तो मुझे क्या दिखाई देगा, कितना फर्क आएगा। जो मैं अपने दोस्तों से सुन रहा हूं उससे इतना हौसला नहीं होता। हाँ, एक आखिरी बात मैं आपको बताऊं, मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी गया था और उसके बाद मैं प्रेसिडेंट अबुल कलाम से मिला था। अब्दुल कलाम से मिला था उनके अपने दफ्तर के अंदर। तो आई हैड अ वेरी गुड मीटिंग विथ हिम। लेकिन उसी दिन जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनके खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे और जो स्टूडेंट यूनियन की उस वक्त प्रेसिडेंट थी, कोई कोई लड़की थी, उसने कहा आई विल नॉट प्रेजेंट अ बुके ऑफ फ्लावर्स टू द प्रेसिडेंट, आई एम अ वुमन, आई विल नॉट डू इट। तो देखें, ये बहादुरी थी, ये दिलेरी थी। और मैंने पाकिस्तान आकर बताया कि ठीक ऐसा ही होना चाहिए। लड़कियों को जान इतनी होनी चाहिए कि वो कहें कि हम ये फूल पेश करने वाली नहीं होती। सो आई वॉज वेरी मच इन लव विद JNU। अब कहते हैं कि JNU बिल्कुल बदल गया, आई डोंट नो। जी, मेरी एक दोस्त पाकिस्तान की शायरा फहमीदा रियाज, अब तो नहीं है, आपकी मुलाकात हुई होगी। उन्होंने जी एक बड़ी महत्वपूर्ण नज्म कही थी और वो हिंदुस्तान में आके ही सुनाई थी। मेरे ख्याल से सन था 1999 या 2000 का, जब उन्होंने कहा कि तुम बिल्कुल हम जैसे निकले, अब तक कहाँ छिपे थे भाई। नज्म तो लंबी है, लेकिन वो जिस तरह आप इशारा कर रहे हैं कि कैसे हम भी उसी रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहे हैं जहां पाकिस्तान पहुंच चुका है। बहरहाल इस पर तो मैं अपने हिंदुस्तानी जो दानिश्वर आएंगे इस सीरीज में उनसे बात करूंगा। आपने सही कहा, JNU की शक्ल बहुत बदली है पिछले कुछ सालों में, तो फिर उस पर बात करेंगे जो हमारे अगले हिंदुस्तानी मेहमान होंगे। तो परवेज साहब, आपने मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं जानना चाहता था कि जो बिहेवियरल पैटर्न था इंडियन आर्मी का और पाकिस्तानी आर्मी का, बावजूद इनके कि उनकी तरक्की, उनकी उनकी ट्रेनिंग, उनकी तरबियत, वो सब कुछ एक ही जैसे माहौल में हुई थी, लेकिन उसके बाद भी दोनों के व्यवहार में जमीन आसमान का फर्क था। आप अगर इसका जवाब देना चाहें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप ना देना चाहें तो हम अगले जवाब पे, अगले सवाल पे चल सकते हैं। नहीं नहीं, ज़रूर देना चाहूँगा। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि उनकी शुरू की ट्रेनिंग बिल्कुल एक जैसी थी। जब सन 47 का वक्त आया तो जो मुसलमान थे उनमें से काफ़ी सारे वो पाकिस्तान आ गए, वो बहुत जल्दी प्रमोट भी हो गए। जो मुसलमान इंडिया में रह गए थे, ऑफ कोर्स दे हैड टू compete अगेंस्ट विद देयर सीनियर कॉलीग्स। उन उनकी तरक्की जो है वो ज़रा देर में हुई, लेकिन हाँ, दोनों के जो पॉइंट्स ऑफ व्यू, दोनों के जो आउटलुक्स थे सो एक ही थे। दोनों ट्रेन किए गए थे बरतानिया की फौज में हिस्सेदार होने के लिए, और उनकी अपनी उस जमाने में कोई सियासी सोच नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान में वो सियासी सोच बहुत जल्द सामने आ गई और उसकी वजह मैं आपको बताता हूं। इंडिया में जो कांग्रेस पार्टी थी उस जमाने की, तो उसमें वो ऐसे लोग थे जिनका अपना कोई विजन था, जो चाहते थे कि इंडिया को एक खास तरफ ले जाया जाए, मॉडर्निटी की तरफ, जदीदियत की तरफ, उसको दुनिया का एक 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 डेवलप स्टेट बनाया जाए आने वाले वक्तों में। अब जिन्ना साहब भी शायद यही चाहते होंगे, जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूं। उन्होंने कभी कोई ऐसी किताब नहीं लिखी, कोई मुसव्विदा नहीं लिखा, कोई ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लिखा, लेकिन वो भी एक मॉडर्निस्ट सेक्युलर शख्स थे। मगर उनके साथ जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे मुस्लिम लीग के अरकान थे, उनकी अपनी कोई सोच नहीं थी। तो बहुत जल्द ये बात सामने आ गई कि सिवाय जिन्ना के मुस्लिम लीग में और किसी का कोई विजन तो है ही नहीं। नतीजा ये कि जब दो जिन्ना साहब के फौत होने के बाद
छीना झपटी शुरू हो गई, लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर बने, तो एक तो ये कि 1952 में पहले राइट्स शुरू हो गए और ये लाहौर में हुए अहमदियों के खिलाफ। तो जो पहला मार्शल लॉ लगा वो उस वक्त था। कोई तकरीबन, कोई कह नहीं सकता कि 1000 अहमदी मारे गए या 2000 मारे गए, लेकिन दिस वाज द फर्स्ट टाइम द आर्मी टेस्टेड पावर। 1958 में हालात इतने बिगड़े हुए थे, ये पॉलिटिशियंस आपस में कुत्तों और बिल्लियों की तरह लड़ रहे थे कि अयूब खान को आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। उसने कहा कि ये तो ब्लड सकर्स हैं, खून चूसने वाले लोग हैं, मैं आके इस मुल्क को सीधा करूंगा। और उसने कहा कि जो करप्शन है, जो इनएफिशिएंसी है, इसको मैं ठीक करके दिखाऊंगा। और बात बिल्कुल ठीक थी। पहले 6 महीनों में तो बड़ी सपोर्ट थी उसकी, 6 महीने के आगे तक चलती गई, क्योंकि ट्रेनें वक्त पर चलने लगीं। जो सरकारी मुलाजमीन थे, एम्प्लॉयज़ थे, वो वक्त पे आने लगे अपने दफ्तरों में। जो ब्लैक मार्केटिंग थी वो थोड़ी सी वो शुरू में तो बिल्कुल ही गायब हो गई। तो अयूब खान की शुरू में तो बड़ी सपोर्ट थी। और अयूब खान के पीछे जो फौज थी वो एक ही ताकत थी पाकिस्तान के अंदर, जो मॉडर्न सोच रखती थी। और मॉडर्न इसलिए कि अंग्रेज ने उसको तैयार किया था। कोई सैंडहर्स्ट का पढ़ा हुआ जैसा कि अयूब खान था, कोई देहरादून का पढ़ा हुआ, कोई इधर पेटारो का पढ़ा हुआ, कोई जो सारे मिलिट्री एकेडमीज थे उस जमाने के, वो जिस तरह की ट्रेनिंग देते थे वो वही ट्रेनिंग थी जो एक ब्रिटिश सोल्जर को मिला करती थी। अब ये वजह है कि फौज ज्यादा ताकतवर होती चली गई। और फिर जब एक दफा मार्शल लॉ लग जाता है, जब फौज के मुंह को खून लग जाता है, तो फिर हालात बदलते हैं। 1958 में अयूब खान आया और 1968 में वो गया। इस 10 साल में वही हो गया जो पहले होता था। उसमें यह कि अयूब खान का बेटा गौहर अयूब, वो, अब ये लोग तो गांव के रहने वाले लोग थे, रेहाना, हरीपुर, जो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। दे बिकेम बिलियनर्स। गंधारा मोटर्स वो अयूब खान के बेटे ने शुरू किया। और ये सारे जितने भी दूसरे जनरल्स थे वो भी अब एक तो ये कि उन्होंने जमीनों पे कब्जा करना शुरू किया और उनको जमीनें मिलना शुरू हुई। सिंध में खास तौर पर जो सबसे अच्छी जमीनें थीं, जो दरिया के पास पास थी या नहरों के पास पास थी, वो इन आर्मी ऑफिसर्स को मिलने लगी। और और इस वजह से फौज को और ज्यादा इंसेंटिव मिला कि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करे। अच्छा, अब इस दौरान 1968 में खैर अयूब खान को जाना पड़ा, लेकिन उसकी जगह पर याया खान आ गया। और इसका जो असर हुआ ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर, वो तो खैर हमें पता ही है कि उधर ईस्ट पाकिस्तान जो बंगाली अपने आप को ये समझते थे कि उनके ऊपर वैसे ही हुक्मरानी हो रही है जैसा कि अंग्रेज की होती थी 1947 से पहले। और फिर आपको पता है कि 16 दिसंबर सन 71 में बांग्लादेश जन्म लेता है, पाकिस्तान की फौज हथियार डालती है और बिल्कुल वो उस वक्त तबाही की हालत में थी, जिसको फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बचाया और फिर दोबारा अपने पांव पे खड़ा किया। वो इस तरह से हुआ कि बलूचिस्तान में उस जमाने में बलोच उठ खड़े थे। वो कहते थे कि हम भी इस मुल्क के हिस्सेदार हैं और हम पर ना पंजाब राज करे और ना सिंध,
और ज़्यादा जोर तो खैर पंजाब के ऊपर था। तो उन बलोचों को कुचलने के लिए जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर इस लश्कर को वहाँ, इस फौज को वहाँ भेजा। और ये वो चीज़ है जिसने, जो मैं समझता हूँ कि भुट्टो की सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि इसी फौज ने फिर उसको टांग दिया, दे हैंग्ड हिम। तो मुख्तसर ये कि जब आपके पास सिविल सोसाइटी कमज़ोर हो, जब पॉलिटिकल फोर्सेस भी कमज़ोर हों, और जब एक ही ताकत रहती है जो मुनज़्ज़िम है, जो मॉडर्न है, और जो अपने आप को ऑर्गेनाइज करने के काबिल है, तो फिर मुल्क उन्हीं के हाथों आ जाता है। और यही वजह कि जो पाकिस्तान की फौज है वो अब भी 2022 में सबसे ज्यादा ताकतवर कुव्वत है इस मुल्क में। लेकिन मेरे जैसे आदमी को दिक्कत तब आती है जब मैं देखता हूं कि एक प्रोजेक्ट के तौर पर पाकिस्तानी फौज इमरान खान को लाती है, 3.5 साल वो हुकूमत करते हैं, उसके बाद वो इस बात पर अफसोस करने लगते हैं कि फौज न्यूट्रल क्यों हो रही है, फौज इसमें हिस्सा क्यों नहीं ले रही पॉलिटिक्स में, मुझे बचाए क्यों नहीं रख रही। तो मुझे लगता है कि ये सारा, इसमें सिर्फ फौज को ही दोषी शायद नहीं ठहराया जा सकता, सिविलियंस भी काफी हद तक इसके दोषी थे। बहरहाल चलिए, एक ऐसा इलाका है जो आपको बहुत प्रिय है, मैं देखता रहता हूँ आपको यूट्यूब पर, और आप उसमें हमेशा आपका पॉजिटिव अप्रोच रहता है। अब उसमें चलते हैं। वो इलाका हिंदुस्तान पाकिस्तान की दोस्ती का है। देखिए, आप भी हिंदुस्तान कई बार आए हैं, इत्तेफाक से मुझे भी पाकिस्तान 5 बार जाने का मौका मिला, और हर बार मेरा अपना अनुभव तो यही रहा कि जो आम लोग थे, जो आम शहरी थे, वो बड़े प्रेम से, बड़े खुलूस से, बहुत, जिसे आप कह सकते हैं कि बेतकल्लुफी के साथ बाहें भरने के लिए तैयार रहते थे। और एक बार तो एक डेलीगेशन में मैं गया था, और उस डेलीगेशन के सारे मेंबरान बीमार पड़ गए, सिर्फ इसलिए कि उन्हें लगा कि अब इन 15 दिनों के बाद ना तो शराब मिलेगी ना बढ़िया गोश्त मिलेगा। सब टूट पड़े और सब बीमार होके आए। तो क्या लगता है आपको, ये जब पीपल्स टू पीपल कांटेक्ट होता है तो एक दूसरे तरह का इंप्रेशन आता है, जब रूलिंग क्लासेस मिलते हैं तो अलग इंप्रेशन देते हैं। क्या किया जाए, कैसे इन मुल्कों के बीच में तनाव खत्म हो? कश्मीर तो नहीं लगता कि इतनी आसानी से हल होगा, लेकिन कश्मीर को दरकिनार करके क्या आगे बढ़ना मुमकिन है? मैं इस पर जानना चाहता था आपकी राय। बहुत सादा जवाब है इसका। आप वीज़े दे दें, आप लोगों को उधर से इधर और इधर से उधर जाने दें, उनके बीच में जो प्रेम है, जो मोहब्बत है, वो एकदम सामने आ जाएगी, क्योंकि हम एक ही मिट्टी के लोग हैं। हम एक दूसरे को देखकर ये जान भी नहीं सकते कि कौन इंडियन है, कौन पाकिस्तानी है। इस चीज से दोनों हुकूमतें घबराती हैं। और देखें, पहले सिर्फ पाकिस्तान घबराता था, अब इंडिया भी घबराने लगा है। पहले ये होता था कि इंडिया बड़ी आसानी से आपको आने देता था, अब वो भी नहीं आने देता पाकिस्तानियों को। तो ये लोगों के बीच में एक दरार पैदा करती है। मैं समझता हूं कि अगर तो ये दीवारें फलांग के लोग दूसरी तरफ जा सकते ना, तो हाँ, ये नहीं कि हर किस्म के लोग, क्योंकि उधर भी फैनेटिक्स सब ठीक ठाक हैं, आपकी तरफ भी फैनेटिक्स सब ठीक ठाक हैं, हमारी तरफ शायद उससे भी ज्यादा हैं, मगर दोनों तरफ फैनेटिक्स मौजूद हैं। जो आम आदमी है, उस आम आदमी को एक दूसरे को समझने में देर नहीं लगेगी। यहां भी आप देखें, लोग लता के गाने गाते हैं। जब लता जी फौत हुई तो इतना दुख था इधर के लोगों में, और क्या बताऊं आपको, जब हम जेनेटिकली एक ही हैं, तो फिर ये तो हमारे बीच में जो तनाव है वो पैदा करता है, वो पैदा किया गया है, दानिशतन पैदा किया गया। इसे खत्म करने की जरूरत है।
कश्मीर को लेके कुछ कोई रास्ता आपके दिमाग में आता है? भाई कश्मीर का कोई हल नहीं। कश्मीर ना आपकी जिंदगी में, ना आपके, ना मेरे बच्चों की जिंदगी में हल होगा। जिस तरह से है चलने दो, हल किसी दिन निकल आएगा। मगर जो लाइन ऑफ कंट्रोल है इसे नरम कर दो। और देखें, मैं ये अकेले बात नहीं कर रहा हूं। जनरल मुशर्रफ ने अपनी जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया था और उसने कहा कि देखो, ना वो जीत सकते ना हम जीत सकते, दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन है। अगर किसी ने कुछ ज्यादा करने की कोशिश की, अगर इंडिया पाकिस्तान से पाकिस्तान का कश्मीर छीनने की कोशिश करता, या पाकिस्तान इंडिया का हिस्सा लेने की कोशिश करता है, कश्मीर का हिस्सा लेने की कोशिश करता, तो फिर हो जाएगी जंग, और वो जंग फिर न्यूक्लियर वॉर में तब्दील हो जाएगी, और फिर इसमें तो किसी को नहीं बचना है। दोनों मुल्क का सत्यानाश हो जाएगा। इधर तो इंसान भी नहीं बच सकेगा। तो अब क्यों ना इस बात को मान लें कि रहने दो इस मसले को, और खोल दो, गेट खोल दो, लोगों को उधर से इधर आने दो, इधर से उधर जाने दो, तिजारत होने दो। बिजनेस, जो जो ट्रेड है वो सबसे जरूरी चीज है। और ये तिजारत तो होती है ना इंडिया और चाइना के बीच में। वो दो मुल्क एक दूसरे को पसंद तो नहीं करते, उनके बीच में भी ठीक ठाक तनाव है, लेकिन वो ट्रेडिंग तो करते हैं। तो ऐसा ही होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब समझदार लोग इस चीज को समझ लेते हैं, लेकिन जो नफरतें उभारने वाले लोग हैं वो फिर अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चीज बदलेगी आखिर। अब पाकिस्तान काफी मुश्किल में है, और ये कब तक इस बात पे अड़ा रहेगा कि नहीं, जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होता तो हम इंडिया से बात भी नहीं करेंगे। दिस इज नॉनसेंस। इस चीज को बदलना है, पाकिस्तान को बदलना है। और दूसरी तरफ इंडिया को देखें, मैं कश्मीर का कोई मुकम्मल हल देखता नहीं हूं, इसलिए कि उधर हर किस्म के लोग, हर मजहब के, हर धर्म के लोग वहां रहते हैं। उधर कश्मीरी पंडित भी हैं, उधर उनको वही हक है रहने का जो उधर के मुसलमानों का है। तो साथ रहने का सलीका आप सीखें। ये देखें कि भाई ठीक है, हमारा धर्म एक दूसरे से अलग हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम एक दूसरे को इंसान के तौर पर नहीं पहचान सकते। जब आप धर्म के की बिना पर लोगों में फर्क करने की कोशिश करेंगे तो उसमें फिर खराबी दर खराबी पैदा होती चली जाएगी। फिर चूंकि हर धर्म के अंदर मुख्तलिफ मकातिब फिक्र हैं जिनको आप फिरके कहते हैं, तो वो फिरका वारियत आ जाती है। क्या ये शिया और सुन्नी के बीच में नहीं आई है पाकिस्तान में? क्या वो अहमदी जो पाकिस्तान के हक में जिना के साथ साथ थे, क्या आज वो अपनी किस्मत को रो नहीं रहे हैं? यही चीज आप देखिएगा इंडिया में भी होगा। क्योंकि अगर आप ये कहते हैं कि यहां हिंदू का राज होगा, तो फिर हिंदू एक तो नहीं है। अगर आप तारीख को देखें, बहुत पीछे देखें, कभी ऐसा वक्त आया नहीं था जहां कास्ट नहीं थे। कास्ट तो हमेशा से थे, अलग अलग कामों के लिए ये मुतय्यन किए गए थे। क्या ये नहीं है कि ब्राह्मण अकेले वो हैं जो मैथमेटिक्स किया करते थे? कहाँ है वो क्षत्रिय, कहाँ है वो वैश्य जो इस तरह का काम कर सकते? एक दूसरे के साथ मिलकर ये खाना भी नहीं खा सकते थे। अब भी कोई शूद्र को आप बिठाएं किसी ब्राह्मण के पास, नहीं हो सकता। तो छोड़िए इस बात को, ये मान लें कि हम सब इंसान हैं। और फिर ये जो हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, ये सारे तफरके, ये सारे फर्क जो है मिट जाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया परवेज भाई। मैं ये मानता हूं कि आप बहुत मकबूल हैं हिंदुस्तानी ऑडियंस के बीच, और आपका ये इंटरव्यू आपकी मकबूलियत में इजाफा ही करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।